जय हिंद साथियों। चर्चा करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस 21 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्टेट्स रिसीव्ड द 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स इन 24-25। तो आपको बताना है 15वें फाइनेंस कमीशन के तहत किन स्टेट्स को ग्रांट दिया गया है 2024-25 में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार हरियाणा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है हरियाणा सिक्किम बिहार, ऑप्शन सी है सिक्किम तमिलनाडु बिहार, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश हरियाणा बिहार। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, हरियाणा सिक्किम और बिहार को 15 फाइनेंस कमीशन की तरफ से फंड्स मिले हैं रूरल लोकल बॉडीज को स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट किए हैं रूरल लोकल बॉडीज के लिए, बिहार हरियाणा और सिक्किम को ग्रांट किए हैं। ठीक है, देख लेते हैं कितना कितना ग्रांट्स इनको अप्रूव किया गया है 15 फाइनेंस कमीशन द्वारा। तो बिहार के लिए रिलीज किया गया है 821 करोड़, हरियाणा के लिए 202 करोड़ और सिक्किम के लिए 6.26 करोड़ रिलीज किए गए हैं। इसमें दो ग्रांट्स हैं, एक तो अनटाइड ग्रांट है और एक टाइड ग्रांट्स है। अनटाइड ग्रांट्स है मतलब सिक्किम बिहार और हरियाणा अपने डिस्क्रिशन से यूज कर सकते हैं कुछ पैसे, और टाइड ग्रांट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ पैसा जो है स्पेसिफिकली सैनिटेशन में यूज करना है, ओडीएफ मेंटेनेंस के लिए यूज करना है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए यूज करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग के यूज करना है। और डिस्क्रिशनरी पर्पस के लिए क्या क्या ग्रांट्स यूज किए जा सकते हैं, तो कोई लोकेशन स्पेसिफिक डेवलपमेंट नीड है एक्सक्लूडिंग सैलरीज और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तो वो अनटाइड ग्रांट्स में आएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा बिहार को 821 करोड़ रुपए दिया गया है, हरियाणा को 202 करोड़ रुपए दिया गया है और सिक्किम को 6 करोड़ रुपए दिया गया है, 15 फाइनेंस कमीशन ने रिलीज किया है। आप ये बताइए 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है, ये करंट अफेयर्स का मेन क्वेश्चन हो सकता है। और ये तो याद ही रखना है कि 15 फाइनेंस कमीशन ने अभी किसको ग्रांट किया है, किन स्टेट्स को ग्रांट किया है, अप्रूवल ग्रांट हुआ है रूरल लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, तो बिहार हरियाणा और सिक्किम के लिए जो है रिलीज किया गया है फंड्स या ग्रांट्स 15 फाइनेंस कमीशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अर्जेंटीनाज प्रोविंस साइंड एमओयू विद इंडिया फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन। तो लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए अर्जेंटीना की किस प्रोविंस के साथ एमओयू साइन किया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन बी है कोर्डोबा, ऑप्शन सी है कैटमार्का, ऑप्शन डी है मेंडोजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैटमार्का के साथ इंडिया ने, अर्जेंटीना का प्रोविंस है कैटमार्का जिसके साथ इंडिया ने लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए एमओयू साइन किया है। तो यहाँ पे हम लोग सारी बातें देख लेते हैं। तो इंडिया और अर्जेंटीना ने इंक किया है एमओयू फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन। की ऑफिशियल्स की बात करें तो जी किशन रेड्डी साहब हैं, इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस, और अर्जेंटीना की तरफ से हिज एक्सीलेंसी राउल एजेंड्रो जलील ने, जो कि गवर्नर हैं कैटमार्का के, उन्होंने साइन किया है ये एमओयू फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो एमओयू साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड अर्जेंटीना, स्पेसिफिकली अर्जेंटीना की कैटमार्का प्रोविंस ने ये साइन किया है इंडिया के साथ। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत जो है लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए कोलैबोरेशन किया जाएगा। साथ ही साथ क्या है, इंडिया जो है एम कर रहा है इट्स एंगेजमेंट विद अर्जेंटीना विच इज पार्ट ऑफ लिथियम ट्राइंगल। लिथियम ट्राइंगल में अर्जेंटीना के अलावा और कौन कौन से देश हैं, आपको ये बताना है। इंडिया में से कौन सा की प्लेयर इन्वॉल्व है इस एक्सप्लोरेशन में, तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल। ठीक है, काबिल इन्वॉल्व है जो कि इंडिया की तरफ से एक्सप्लोरेशन में कोलैबोरेट करेगा, और ग्रीनको जो कि कैटमार्का अर्जेंटीना की तरफ से इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, अपना पार्टिसिपेशन शो करेगा लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लिथियम ट्राइंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ड्यूरेशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स। तो हाल में ही नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के 22 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के। तो इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि नेशनल काउंसिल ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल की अवधि क्या होती है, उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है या कितने वर्षों का होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 ईयर्स, ऑप्शन बी है 6 ईयर्स, ऑप्शन सी है 5 ईयर्स और ऑप्शन डी है 2 ईयर्स।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 इयर्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो 22nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का। अब नाम से ही समझ में आ रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखिएगा कैसी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक मतलब इसका जो जिक्र है, उसका जो मेंशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि स्टैब्लिश की गई है क्या चीज़ प्रोटेक्ट करने के लिए, सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल एंड कल्चरल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। चर्चा करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है डिफाइन की गई हैं अंडर आर्टिकल 366 क्लॉज 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो इनके प्रिमिटिव ट्रेट्स होते हैं, जोग्राफिकल आइसोलेशन होता है, डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस होती है, एंड शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट होता है विद लार्जर कम्युनिटीज। तो हमने ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन देखा और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनके बारे में चर्चा की। अब बात करते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 338A है जो कि प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 338A है। ठीक है, अब इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो शुरुआती दिनों में क्या हुआ था, एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था फॉर SCs एंड STs। ठीक है, अंडर आर्टिकल 338। शुरुआत में क्या हुआ था, इवोल्यूशनरी पीरियड में कोई एक स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं था शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कल्चरल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों की ही इंटरेस्ट को मेजर करते थे, सेफगार्ड करते थे। तो ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था, स्पेशल ऑफिसर की जो पोस्ट थी ये इस्टेब्लिश की गई थी अंडर आर्टिकल 338। इसके बाद आया 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 में। ठीक है, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या इस्टेब्लिश किया, स्पेशल ऑफिसर से हटा के एक कमीशन इस्टेब्लिश कर दिया गया। अब स्पेशल ऑफिसर एक ही होता था पर कमीशन में 4-5 मेंबर्स होने लग गए थे, 2-3 मेंबर्स बढ़ा के 4-5 मेंबर्स होने लग गए थे। तो एक जॉइंट नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो भी SCs और STs के सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और कल्चरल इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको सेफगार्ड किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे पहले हमने देखा 65th में एक स्पेशल ऑफिसर, 338 में सबसे पहले एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। ठीक है, 338 में, अभी याद रखिएगा ये SC और ST दोनों के लिए जॉइंट था। ठीक है, 338 में स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, ये थोड़ा सा मेरी जी 338 जो आर्टिकल 338 है यहाँ पे स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। फिर क्या हुआ, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1990 में, स्पेशल ऑफिसर से हटा के अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया जिसके अंतर्गत नेशनल कमीशन को स्टैब्लिश किया गया फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में जिसने बाइफरकेट कर दिया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बना दी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की अलग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की अलग। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये 3 इवोल्यूशनरी पार्ट्स हैं, इवोल्यूशनरी फेजेज हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के। आर्टिकल 338 से शुरुआत होती है, स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटमेंट होता है SCs और STs के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। उसके बाद 65th आर्टिकल आया है, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1990 में जिसने स्पेशल ऑफिसर की जो पोस्ट थी उसको हटा के नेशनल कमीशन स्टैब्लिश किया शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में जिसने बाइफरकेट कर दिया नेशनल कमीशन जो अभी तक जॉइंट कमीशन था अब अलग अलग हो गया रिस्पेक्टिव फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कॉम्पोजिशन की बात करें तो चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं एंड 3 अदर मेंबर्स। ठीक है, हु आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर अ 3-year टर्म विद अ मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स। ठीक है, इनका 3-year टर्म होता है और ये मैक्सिमम 2 टर्म्स तक वाइस चेयरपर्सन या अदर मेंबर्स के पद पे आसीन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरी चर्चा कर ली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड आदि महोत्सव 2025। आदि महोत्सव का उद्घाटन 2025 में किसने किया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन बी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन सी है यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स ने और ऑप्शन डी है प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीमती प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। अब आपको ये याद रखना है कि इसी
आदि महोत्सव में क्या हुआ है, ट्राइफेड ने पार्टनरशिप की है मीशो के साथ, आईएफईसी के साथ और एमजीआरआई के साथ। ठीक है, अब हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे ट्राइफेड ने पार्टनरशिप किया। ट्राइफेड क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। किसके साथ पार्टनरशिप की है, मीशो के साथ। आईएफसीए, आईएफसीए क्या है, इंडियन फेडरेशन फॉर culinary एसोसिएशंस। और एमजीआरआईसी के साथ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ। ठीक है, तो इन लोग ने आपस में पार्टनरशिप की है ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनकी इकोनॉमिक वेलबींग को बूस्ट किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए थ्रू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए ट्राइफेड ने किसके किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो ट्राइफेड ने पार्टनरशिप की है मीशो के साथ। मीशो के साथ, मीशो आप जानते हैं ऑनलाइन ब्रांड फोरम है, प्लेटफॉर्म है मीशो। आईएफएससीए क्या है, आईएफएससीए इंडियन फेडरेशन ऑफ culinary एसोसिएशंस है। और एमजीरी, एमजीरी क्या है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ट्राइफेड ने इन तीन बॉडीज के साथ पार्टनरशिप की है टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज थ्रू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में याद रखिएगा। कब ये पार्टनरशिप साइन की गई है, तो 18 फरवरी 2025 को साइन की गई थी। कब साइन की गई थी, जब आदि महोत्सव वाला जो महोत्सव है, फेस्टिवल है, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा था मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में। उस दौरान ये पार्टनरशिप साइन हुई थी। ठीक है, तो ये एमओयू साइन ड्यूरिंग आदि महोत्सव। फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ऑन फरवरी 16, 2025। तो आदि महोत्सव का जो उद्घाटन था, इनॉग्रेशन था, ये 16 फरवरी 2025 को हुआ है। और ट्राइफेड ने मीशो, आईएफएससीए और एमजीरी के साथ जो पार्टनरशिप की है वो 18 फरवरी 2025 को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज ड्यूरिंग ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में सबसे ज़्यादा बर्ड स्पीशीज भारत के किस राज्य में पाई गई हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज किन राज्य में पाई गई हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है बंगाल। सही आंसर है ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। तो आपको याद रखना है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 आयोजित किया गया था 14 फरवरी से 17 फरवरी 2025 के बीच में। टोटल स्पीशीज इंडिया में कितनी रिकॉर्ड की गई हैं, तो 1068 स्पीशीज रिकॉर्ड की गई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज प्राप्त की गई हैं, बर्ड स्पीशीज, वो प्राप्त की गई हैं या वो रजिस्टर की गई हैं कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, जिसमें जहाँ पे 543 स्पीशीज को काउंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं टॉप 5 स्टेट्स कौन सी है। बंगाल है 543 स्टेट्स स्पीशीज के साथ नंबर 1 पे। उत्तराखंड है सेकेंड रैंक पे विद 446 स्पीशीज। असम और महाराष्ट्र सेम लेवल पे हैं, थर्ड रैंक पे हैं विद 414 स्पीशीज। और फिफ्थ पे है फिर कर्नाटका विद 380 स्पीशीज, बर्ड स्पीशीज। ठीक है, बंगाल जो है तीसरी बार इन्होंने ये जीता है, थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर में इन्होंने लीड किया है विद बर्ड स्पीशीज, विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज। तो आपको ये याद रखना है। अब बंगाल में देखिए सबसे ज़्यादा बर्ड स्पीशीज कहाँ पे पाई जाती हैं, तो दार्जिलिंग जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीशीज दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं विद 252 स्पीशीज। लेकिन 2024 में 308 स्पीशीज पाई जाती थी, जो घट के अब सिर्फ 252 स्पीशीज ही विटनेस की गई हैं, रजिस्टर की गई हैं बर्ड की। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज कहाँ पे पाई गई हैं, तो वो बंगाल में पाई गई हैं। और अगर आपसे बंगाल में पूछे कि बंगाल में कहाँ पे विटनेस किया गया है हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज, तो वो दार्जिलिंग में है विद 252 स्पीशीज। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नोटेबल साइटिंग्स या आप बर्ड्स देख सकते हैं, इविसिबल झलोंग में दिखाई दी गई है, स्पॉटेड क्रेक इन बरुईपुर, कॉमन स्टारलिंग इन मालदा। जीबीसीसी की हिस्ट्री की बात करें तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जो है स्टार्ट किया गया था 1998 में। इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है 2013 से। ठीक है, तो ये आपको बात अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्ट रिसीव्ड द स्कॉच अवार्ड 2024 एट 100 स्कॉच समिट। 100वें स्कॉच समिट में स्कॉच अवार्ड 2024 से किस प्रोजेक्ट को सम्मानित किया गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है नागालैंड क्लाइमेट अडेप्टेशन प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है नॉर्थ ईस्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव और ऑप्शन डी है झूम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपको बताना है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है 100वें स्कॉच समिट में। तो याद रखना है आपको, स्कॉच अवार्ड 2024 का सम्मान किसको मिला है, तो ये नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को ये अवार्ड मिला है, ये सम्मान प्राप्त हुआ है। कहाँ पे, 100वें स्कॉच समिट में, जिसका आयोजन 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो बेसिक्स यहाँ से हमें सब पता चल गया, कहाँ पे अवार्ड दिया गया है, कौन सी तारीख को दिया गया है, कौन से इवेंट में दिया गया है और किस प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। अब हम देख लेते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, कौन रिप्रेजेंटेटिव ने रिसीव किया है अवार्ड ये वाला नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के बिहाफ पे, तो आंगो कोन्याक है जो कि डिप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है नेशनल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के, और वनाई कोन्याक है जो कि रेजिडेंट कमिश्नर है नागालैंड हाउस न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इन दोनों ने रिसीव किया है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के बिहाफ पे स्कॉच अवार्ड 2024। सपोर्टिंग एजेंसी कौन सी है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की, तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने सपोर्ट किया है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या था, तो 10 साल का ये प्रोजेक्ट था, 2017 में शुरू हुआ था, 2027 तक चलेगा। अब सिग्निफिकेंस क्या है स्कॉच अवार्ड का, तो ये रिकॉग्नाइज करता है एक्सीलेंस इन गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि नागालैंड का जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है उसको सम्मानित किया गया है इस बार स्कॉच अवार्ड 2024 से 100वें स्कॉच समिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आरबीआई डेटाबेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आरबीआई डेटा ऐप। तो अभी हाल में ही आरबीआई ने रिलीज किया है अपना आरबीआई डेटा ऐप जिसके अंतर्गत कई डेटाबेस हैं जो कि आरबीआई से कनेक्ट किए जाएंगे जिससे सीमलेस एक्सेस हो सके डेटा के लिए। तो आपको बताना है आरबीआई का वो कौन सा स्पेसिफिक डेटाबेस है जिसको आरबीआई डेटा ऐप के साथ कनेक्ट किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंडियन बैंकिंग डेटाबेस, ऑप्शन बी है आरबीआई फाइनेंशियल एनालिसिस पोर्टल, ऑप्शन सी है डेटाबेस ऑन इंडियन इकोनॉमी और ऑप्शन डी है नेशनल इकोनॉमिक आर्काइव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेटाबेस ऑन इंडियन इकोनॉमी जो है आरबीआई के डेटा ऐप से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आपको याद रखना है, ऐप का नाम याद रखना है आरबीआई डेटा। ठीक है, आरबीआई डेटा नाम याद रखिएगा, नाम से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, कोई और नाम दिया जा सकता है कि उल्टा ही किया जा सकता है, डेटा आरबीआई या आरबीआई डेटा टू आरबीआई, ऐसे करके कोई भी नाम दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है आरबीआई ने जो लॉन्च किया है ऐप उसका क्या नाम है, इसका नाम है आरबीआई डेटा। कब लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। क्या पर्पस है, सीमलेस एक्सेस टू मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा। कौन सा डेटाबेस कनेक्टेड है इससे, तो आरबीआई का डेटाबेस ऑन इंडियन इकोनॉमी जो है इस ऐप से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, की फीचर्स क्या क्या है, वास्ट इकोनॉमिक डेटा कलेक्शन है जिसके अंतर्गत 11,000 डेटा सीरीज है, इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन है, क्विक सर्च एंड रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर, बैंकिंग फैसिलिटी लोकेटर है, शार्क इकोनॉमिक डेटा भी इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं आरबीआई डेटा ऐप में। ठीक है, तो याद रखना आरबीआई डेटा ऐप जो है ऐप का नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है और इसके अंतर्गत जो कनेक्टेड डेटाबेस है वो है डेटाबेस ऑन इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द रिचेस्ट वुमेन एज पर फोर्ब्स विमेन बिलियनेयर लिस्ट 2025। तो अभी हाल में ही फोर्ब्स ने जारी की है विमेन बिलियनेयर लिस्ट की सूची 2025 के लिए। तो आपको बताना है इस सूची में प्रथम स्थान किसका है, रिचेस्ट वुमेन कौन है एज पर फोर्ब्स विमेन बिलियनेयर लिस्ट 2025। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जूलिया कोच, ऑप्शन बी है एलिस वॉल्टन, ऑप्शन सी है फ्रैंकॉय बेटनकोर्ट मायर्स और ऑप्शन डी है मैकेंजी स्कॉट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एलिस वॉल्टन जो है रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड है। अब हम लोग इनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो एलिस लुई वॉल्टन जो है ये वॉलमार्ट से संबंधित है, वॉलमार्ट जो कंपनी है यूएसए की वहां से एसोसिएटेड है और इनकी नेट वर्थ जो है वो 112.5 बिलियन डॉलर्स की है। सेकंड जो रैंक पे है वो है फ्रैंकॉय बेटनकोर्ट मायर्स, इनका है लोरियल। आप जानते होंगे लोरियल जो फैशन ब्रांड है या वो शैम्पू एम्पू जो दिखाते हैं ना लोरियल ब्रांड, तो वो उनकी जो है उनसे एसोसिएटेड है फ्रैंकॉय बेटनकोर्ट मायर्स जिनके पास 77.4 बिलियन डॉलर्स जो है इनकी नेटवर्थ है और ये फ्रांस को बिलोंग करती हैं। थर्ड पे है जूलिया मैग्रेट फ्लेशर कोच, ये कोच जो कंपनी है कोच कंपनी है यूएसए की उससे एसोसिएटेड है और इनके पास 74.2 बिलियन डॉलर्स है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सावित्री देवी जिंदल एंड फैमिली जो है 7th रैंक पे है विद नेट वर्थ ऑफ 32.3 बिलियन। सावित्री जिंदल किससे एसोसिएटेड है, तो ये जिंदल स्टील
वर्क से संबंधित हैं, JSW ग्रुप से संबंधित हैं इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में टॉप 10 में सिर्फ 7th पे सावित्री देवी जिंदल एंड फैमिली जी का नाम है, जिनकी नेटवर्थ है 32.3 बिलियन और जो एसोसिएटेड है JSW वर्क से, ठीक है। तो इंडिया के लिए आपको याद रखना है कि इंडिया में कौन सी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने या कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं जिन्होंने अपना नाम विमेन बिलियनियर ग्लोबल लिस्ट में दर्ज कराया है, और टॉप 3 विमेन आपको याद रखना है विमेन बिलियनियर ग्लोबल लिस्ट 2025 में जिसको फोर्ब्स ने जारी की है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है शुरुआत में एलिस लुई वॉल्टन, सेकंड रैंक पे है फ्रैंकोय बेटनकोर्ट मायर्स, थर्ड पे है जूलिया मार्गरेट कोच, 7th पे है इंडिया की सावित्री देवी जिंदल एंड फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज विवेक जोशी's टर्म एज इलेक्शन कमिश्नर एक्सपेक्टेड टू एंड। तो आपको पता होगा हाल में ही इंडिया के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं ज्ञानेश कुमार जी, और उसी के साथ विवेक जोशी जी को बनाया गया है इलेक्शन कमिश्नर। तो आपको बताना है विवेक जोशी जिनका इलेक्शन कमिश्नर के पद पे अभी नियुक्त किए गए हैं, उनका कार्यकाल कब समाप्त होगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 18 फरवरी 2031, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 2029, ऑप्शन सी है जुलाई 2028 और ऑप्शन डी है 21 मई 2030। सही आंसर है ऑप्शन ए, फरवरी 18 2031 को विवेक जोशी जी का टर्म एक्सपायर होगा एज एन इलेक्शन कमिश्नर। तो आपको याद रखना है विवेक जोशी जी जो हैं अभी 58 वर्ष के हैं एज ऑफ 2025। करंट सीईसी ज्ञानेश कुमार जी जो हैं ये रिटायर हो जाएंगे 26 जनवरी 2029 को। फिर जो एक और इलेक्शन कमिश्नर है सुखबीर सिंह संधू जी, वो भी रिटायर हो जाएंगे जुलाई 2028 में। तो विवेक जोशी जी क्या हो सकते हैं अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं 2029 में, और 2029 के जो लोकसभा इलेक्शन है वो इनके अंडर में हो सकते हैं, इनकी ओवरसाइट में हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है विवेक जोशी जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटिल व्हेन हैज वी अनंत नागेश्वरन टेन्योर एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बीन एक्सटेंडेड। तो इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरन, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो इनका कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मार्च 2026, ऑप्शन बी है दिसंबर 2026, ऑप्शन सी है मार्च 2027 और ऑप्शन डी है जुलाई 2027। सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्च 2027 तक वी अनंत नागेश्वरन जो कि इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको वी अनंत नागेश्वरन जी जो हैं वो अब इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पद पर नियुक्त रहेंगे मार्च 2027 तक, ठीक है। इनका की रोल क्या रहा है, तो इन्होंने ड्राफ्ट किया है 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि वी अनंत नागेश्वरन जी जिनका जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पद पे आसीन है इंडिया में, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है मार्च 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट इन 1987 लेड टू अरुणाचल प्रदेश बिकमिंग अ फुल फ्लेज स्टेट। तो 1987 का वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश भारत में फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा अरुणाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ था। इससे पहले यूनियन टेरिटरी था। तो 1987 में कौन सा अमेंडमेंट पास हुआ था जिसके बाद से अरुणाचल प्रदेश को बदल दिया गया था, यूनियन टेरिटरी से एलिवेट कर दिया गया था स्टेटहुड में। ऑप्शन ए है 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ऑप्शन डी है 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1987 में, जिसके बाद से अरुणाचल प्रदेश को क्या हुआ था, पूरे फुल स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेट कर रहा है अपना फाउंडेशन डे 20 फरवरी को, ठीक है। 20 फरवरी को हर वर्ष अरुणाचल प्रदेश अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है। फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता, थोड़ा सा इंट्रिकेट क्वेश्चन आपसे पूछना था, ठीक है। तो आपको याद रखना है हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स की बात करो अरुणाचल प्रदेश के परिदृश्य से, तो सबसे पहले 1826 में ट्रीटी ऑफ यान्डबू के अंतर्गत क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ यान्डबू के अंतर्गत जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वो ब्रिटिश कंट्रोल में आया था। फिर 1938 में अरुणाचल प्रदेश को डेजिग्नेट किया गया था एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, NEFA, याद रखिएगा। फिर 1940 में शिमला ट्रीटी हुई थी जिसमें तिब्बत और नीफा की बाउंड्री को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, डिफाइन किया गया था। तिब्बत और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी की बाउंड्री को डिफाइन किया गया था। उसके बाद 1947 में, मतलब
आज का अरुणाचल प्रदेश, जो उस समय नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, उसको प्लेस कर दिया गया था अंडर असम ज्यूरिसडिक्शन। फिर 1947 से 1972 तक असम के अंदर था। फिर असम के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन होता है और 1972 में क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी का स्टेटस प्राप्त हो जाता है अरुणाचल प्रदेश को, और इसको रीनेम किया जाता है। नीफा को क्या होता है, यूनियन टेरिटरी का स्टेटस प्राप्त होता है 1972 में, और नीफा का नाम बदल के अरुणाचल प्रदेश रख दिया जाता है। फिर 1987 में क्या होता है, इंडिया का 24वां स्टेट बन जाता है अरुणाचल प्रदेश, 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होने के बाद। ठीक है, तो याद रखना है 24वां राज्य ये बना था, कौन सा बना था, अरुणाचल प्रदेश बना था 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के परिदृश्य में, कॉन्टेक्स्ट में। अरुणाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो ये लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो 7 सिस्टर स्टेट है उनमें सबसे बड़ा जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है एज पर सेंसस 2011। यहाँ पे 13% पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे डेंसिटी है। ठीक है, बताइए आप इंडिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे है, आपको ये बताना है। टॉप 3 बताइए, टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी है एज पर सेंसस 2011। यहाँ पे जो एक डोंग विलेज है, यहाँ ये इंडिया का पहला ऐसा विलेज है जो सनराइज देखता है। ठीक है, सूर्योदय सबसे पहले जो विलेज देखता है इंडिया में, जो गांव देखता है जिसका नाम डोंग विलेज है, वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे नामदाफा और मॉलिंग नेशनल पार्क स्थित है। हाईएस्ट पीक अरुणाचल प्रदेश की है कांगतो। तवांग मोनेस्ट्री जो कि लार्जेस्ट इन इंडिया है और सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये हमने चर्चा कर ली अरुणाचल प्रदेश की पूरी हिस्टोरिकल, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी चर्चा कर लिए। और यहाँ पे ज्योग्राफिकल देख लें तो ये शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद भूटान, चाइना एंड म्यांमार। याद रखना है, भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ क्या है, अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज सेकेंड कंट्री ग्लोबली टू इंट्रोड्यूस डिजिटल पायलट लाइसेंस। इंडिया जो है दूसरी कंट्री बनी है पूरे विश्व में जिसने ग्लोबली लॉन्च किया है डिजिटल पायलट लाइसेंस। पहली कंट्री कौन सी थी जिसने डिजिटल पायलट लाइसेंस लॉन्च किया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। ठीक है, तो चाइना पहली कंट्री थी जिसने डिजिटल पायलट लाइसेंस लॉन्च किया है, और दूसरी कंट्री बनी है इंडिया जिसने इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर फ्लाइट क्रू। ठीक है, इंडिया बिकम्स सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट डिजिटल पायलट लाइसेंसेज आफ्टर चाइना। तो डिजिटल पायलट लाइसेंस लॉन्च करने वाली जो इंडिया है वो दूसरी कंट्री बनी है आफ्टर चाइना। किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू द्वारा। रेगुलेटरी बॉडी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। लॉन्च किया गया है 20 फरवरी 2025 को। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्ट्रीमलाइन करेगा लाइसेंसिंग प्रोसेस, मतलब डिजिटल पायलट लाइसेंस जो है वो पायलट के लाइसेंस के लिए क्या होगा, पायलट लाइसेंसिंग प्रोसेस को पूरा स्ट्रीमलाइन कर देगा। सेफ्टी एनहांस की जाएगी, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी इन सिविल एविएशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को भी बूस्ट करेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है इंडिया के संदर्भ में। और याद रखना है चाइना पहली ऐसी कंट्री थी जिसने डिजिटल पायलट लाइसेंस को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी डेवलप्ड सेमीकंडक्टर चिप मेजोराना 1। तो मेजोराना 1 किस कंपनी ने डेवलप किया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है IBM, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी है इंटेल। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है क्वांटम चिप जिसका नाम है मेजोराना 1। याद रखिएगा ये क्या है, ये क्वांटम चिप है यूजिंग टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड स्केबिलिटी। ठीक है, तो ये टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स यूज करेगी फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। तो बस आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है मेजोराना 1 जो कि क्वांटम चिप है, जो कि यूज करेगी टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो ये टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर्स को यूज करती है टू क्रिएट स्टेबल क्यूबिट्स। इससे क्या होगा, एरर करेक्शन रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, मतलब जो भी एरर होगी वो कम होगी और जो एरर डिटेक्शन है, करेक्शन है, वो अपने आप बढ़िया होता जाएगा इसके हिसाब से क्वांटम चिप यूज़ करने से। तो ये आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है क्वांटम चिप जिसका नाम है मेजोराना 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम बिकेम विच नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो आपको बताना है मिजोरम कौन से नंबर का राज्य था भारत में, ये आपको बताना है। अभी हम लोग ने देखा अरुणाचल प्रदेश जो है वो 24वां राज्य था भारत का। अब आपको बताना है मिजोरम कौन से नंबर का राज्य था।
तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी 23। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 23। तो 23वें नंबर का जो राज्य भारत में बना था वो मिजोरम था। ठीक है, वो कौन था? मिजोरम था। क्यों हम लोग ये क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं? क्योंकि मिजोरम अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ 20 फरवरी को। हर वर्ष 20 फरवरी को क्या होता है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अपना फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। कि क्या सिग्निफिकेंस है इसका? तो मिजोरम ने अटेन किया था स्टेटहुड इन द ईयर 1987। हमने अभी देखा अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो अटेन्ड स्टेटहुड ऑन फरवरी 20, 1987। 1987 में 23वां राज्य बन गया था मिजोरम। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये सदर्न मोस्ट लैंड लॉक्ड स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। इट बॉर्डर्स त्रिपुरा, असम, मणिपुर, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। त्रिपुरा, असम, मणिपुर के साथ साथ म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है मिजोरम। ठीक है, लिटरेसी रेट यहाँ पे 91.33% की है। मिजोरम में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विद 91.33%। इट इज़ होम टू वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली। मिजोरम में दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली रहती है जिसको जियोना चाना कहते हैं, जियोना चाना, जिसमें लगभग 180 प्लस मेंबर्स हैं इस फैमिली में। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है। ठीक है, 90% जो यहाँ की जनसंख्या है वो शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करती है। 75% जो मिजोरम का लैंड एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है। मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजवल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिजोरम की सारी चर्चा कर ली। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वीमेन हैव सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बिफोर रेखा गुप्ता जी। ठीक है, तो हाल में ही रेखा गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है दिल्ली का चीफ मिनिस्टर के पद पे। तो आपको बताना है इनसे पहले कितनी महिलाएं जो है चीफ मिनिस्टर के पद पे आसीन रह चुकी हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पद पे कितनी महिलाएं रेखा गुप्ता जी से पहले आसीन हो चुकी हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन सी 3 इसका सही आंसर है। तो रेखा गुप्ता जी से पहले कौन कौन बन चुकी हैं? सबसे पहले जो बनी थी वो थी सुषमा स्वराज जी, इसके बाद बनी थी शीला दीक्षित जी, और उसके बाद बनी थी आपकी आतिशी मारलेना जी। ठीक है, तो ये 3 महिलाएं थी जो कि दिल्ली के सीएम के पद पे आसीन थी। ये 3 महिलाएं थी, 3 पर्सनैलिटीज थी, वुमेन पर्सनैलिटीज थी, सुषमा स्वराज जी, शीला दीक्षित जी और आतिशी मारलेना जी, जिन्होंने दिल्ली की चीफ मिनिस्टर पोजीशन हासिल की थी। और रेखा गुप्ता इस क्रम में चौथी है। ठीक है, रेखा गुप्ता जी 4th पीएम है जो कि विमेन पीएम है दिल्ली की, और इन टोटल वो 9th सीएम है दिल्ली की। ठीक है, 9th सीएम है दिल्ली की, जो कि जिनको अपॉइंट किया गया था फरवरी 2025 को। इनकी कंस्टिट्यूएंसी कहाँ से है? तो ये शालीमार बाग से अपॉइंट की गई है, याद रखना है। पहली कैबिनेट डिसीजन इनके अंतर्गत हुई थी और इन्होंने अप्रूव किया है आयुष्मान भारत योजना दिल्ली के लिए। ठीक है, तो ये इंप्लीमेंट करेगा आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में। रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाया गया है और प्रवेश वर्मा जी को डिप्टी सीएम बनाया गया है, और उनके पास पीडब्ल्यूडी, वाटर, लेजिस्लेटिव अफेयर्स, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। रेखा गुप्ता इस सेकेंड विमेन बीजेपी सीएम ऑफ दिल्ली। बीजेपी की जो सीएम है ये दूसरी हैं, इससे पहले सुषमा स्वराज जी थी, और चौथी विमेन है इन दिल्ली हिस्ट्री टू बी अपॉइंटेड एज सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्राजील स्टेटस इन ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस जो ग्रुप है, पेट्रोलियम ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसमें ब्राजील का क्या स्टेटस रहा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए फुल मेंबर विद प्रोडक्शन कोटास, ऑप्शन बी ऑब्जर्वर विदाउट प्रोडक्शन कमिटमेंट्स, ऑप्शन सी नॉन मेंबर बट फॉलोज ओपेक प्लस रेगुलेशंस, और ऑप्शन डी है लीडिंग मेंबर विद मेजर वोटिंग राइट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑब्जर्वर विदाउट प्रोडक्शन कमिटमेंट्स। तो ब्राजील ने ज्वाइन किया है ओपेक प्लस एज विद द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर के स्टेटस पे क्या होता है? नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो प्रोडक्शन कोटास। तो ओपेक क्या है? ओपेक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि समय समय पे तय करती रहती है कि कितना पेट्रोल या कितना क्रूड ऑयल जनरेट करना है, प्रोड्यूस करना है, और कितना प्रोडक्शन कट करना है। तो ये ओपेक प्लस बॉडीज ये कहलाती हैं। इसमें लेटेस्ट एंट्रेंट जो है, वो लेटेस्ट एंट्री लेने वाला देश जो है वो बना है ब्राज़ील, जिसको ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त हुआ है। ऑब्जर्वर स्टेटस से मतलब क्या होता है? इनको कोई प्रोडक्शन कोटा नहीं फॉलो करना है, मतलब इनको कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ लिमिट नहीं दी गई है कि इनको इतना ही पेट्रोल प्रोड्यूस करना है या इतना नहीं करना है या इतना कट डाउन करना है। ठीक है, तो इनको सिर्फ ऑब्जर्वर का स्टेटस प्राप्त हुआ है
ओपेक की ग्रुपिंग में। तो ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ओपेक प्लस की ग्रुपिंग में कौन ऐड हुआ है, तो ब्राज़ील को ऐड किया गया है। और कौन से स्टेटस पे ऐड किया गया है, तो ऑब्जर्वर स्टेटस पे ऐड किया गया है। ऑब्जर्वर स्टेटस का क्या इंप्लीकेशन होता है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो प्रोडक्शन कोटाज। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीमा ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये मान लीजिए आप अगर आप लोग शेयर वेयर में इन्वेस्ट करते होंगे तो आप लोग को पता होगा, जैसे कोई IPO आता है तो उसमें कुछ अमाउंट होता है। जैसे मान लीजिए 15,000 का टिकट साइज है IPO का, तो क्या होता है 15,000 आपके अकाउंट में ब्लॉक कर दिए जाते हैं। वो अकाउंट से कटते नहीं हैं, अकाउंट में ब्लॉक हो जाते हैं। और जब आपको अगर IPO अलॉट हो जाता है तब वो फंड कट जाते हैं, और अगर नहीं अलॉट होता है तो आपको फिर वो जो फंड आपको फ्रीज किए गए थे वो रिलीज कर दिए जाते हैं, फिर आप उसको जैसे भी चाहे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट। तो यहाँ पे अब पर्पस क्या है बीमा ASBA का, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है टू ब्लॉक फंड्स इन अ पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट फ्रॉम प्रीमियर पेमेंट्स। ऑप्शन बी है टू एनेबल डायरेक्ट ऑटोमेटिक डिडक्शन फ्रॉम अ बैंक अकाउंट। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस द ओवरऑल प्रीमियम अमाउंट फॉर कस्टमर्स। ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड कैशबैक रिवॉर्ड्स फॉर इंश्योरेंस पेमेंट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टू ब्लॉक फंड्स इन पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट फ्रॉम प्रीमियम पेमेंट्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि IRDAI ने लॉन्च किया है बीमा ASBA, बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। सपोज करिए, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। सपोज करिए कि आपने LIC का बीमा ले रखा है ना, LIC की पॉलिसी कोई ले रखी है, उसमें प्रीमियम आपको भरना है। आपने तुरंत खरीदा है, मतलब 1 महीने हुआ है आपको, अभी जस्ट खरीदा है आपने, और आपको प्रीमियम फुलफिल करना है। ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए आपके प्रीमियम में जो है 1,000 रुपये प्रीमियम आपका पेमेंट करना है, तब 1,000 जो आपके अकाउंट में है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, आप उसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपके अकाउंट में ही रहेगा, आपके अकाउंट से कटा नहीं है, बस उसकी जो यूसेज है उसको लिमिट कर दिया गया है। ठीक है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो अब क्या होगा, आप जो भी पॉलिसी LIC की पॉलिसी जो आपने ली है जिसके लिए प्रीमियम भरना है, पॉलिसी को आप देखते हैं, समझते हैं, आप उनके जितने भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उनको वेरीफाई करते हैं, और फिर जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप 1 टाइम UPI मैंडेट देते हैं, और आपके जो प्रीमियम पेमेंट्स होते हैं वो अपने आप क्या होते हैं, फिर अपने आप डिडक्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट ASBA। ठीक है, इससे क्या होगा, जो प्रीमियम पेमेंट्स हैं फॉर लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाते हैं एंड अलाउज पॉलिसी होल्डर्स टू ब्लॉक फंड्स इन देयर बैंक अकाउंट्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट डेबिट। तो डायरेक्ट डेबिट नहीं होता है, पहले फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिसी होल्डर्स ऑथराइज करते हैं 1 टाइम UPI मैंडेट टू ब्लॉक फंड्स फॉर प्रीमियम पेमेंट्स। फंड्स रिमेन ब्लॉक्ड अंटिल इंश्योरर एक्सेप्ट द पॉलिसी प्रपोजल। इंश्योरर जो है पॉलिसी प्रपोजल एक्सेप्ट कर देता है, उसके बाद प्रीमियम कटने लगता है। इफ प्रपोजल इज रिजेक्ट और कैंसिल्ड, अगर कोई प्रपोजल है वो रिजेक्ट या कैंसिल हो जाता है तो अमाउंट इज रिफंडेड विदाउट डिडक्शंस। ठीक है, तो अमाउंट जो है मतलब रिफंड हो जाता है बिना किसी डिडक्शंस के। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है बीमा ASBA से संबंधित, जिसको लॉन्च किया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, और इसको इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस किया जाएगा 1 मार्च 2025 से। तो जितनी भी पॉलिसी अब इंश्योरेंस वाली पॉलिसी जितनी भी मिलेंगी उसमें आपको ये इनबिल्ट फीचर्स मिलेगा बीमा ASBA का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए February 21, ऑप्शन बी February 20, ऑप्शन सी February 19 और ऑप्शन डी February 18। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए February 21 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। 2025 की थीम है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो 25 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्वेंस के, तो इसीलिए इस बार की जो थीम है वो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की थीम है। ठीक है, हिस्ट्री एंड ओरिजिन्स की बात करें तो ये जो ओरिजिनेट हुआ था ये बांग्लादेश के 1952 लैंग्वेज मूवमेंट में शुरू हुआ था, विच एडवोकेटेड फॉर बंगाली एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर 1999 में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था February 21 एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, तो याद रखना है 1999 में यूनेस्को ने इसको क्या किया था, डिक्लेयर किया था February 21 को एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे।
ठीक है। फिर 2008 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को द्वारा। 2008 को डिक्लेयर किया गया था एज यूनाइटेड नेशंस एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेजेस बाय यूनेस्को इन द ईयर 2008। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है फरवरी 28 को। इस बार की थीम है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज माउंट डुकोनो लोकेटेड। माउंट डुकोनो कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है सुमात्रा, ऑप्शन बी है नॉर्थ मलाकू, ऑप्शन सी है बाली और ऑप्शन डी है जावा। तो ये जो माउंट डुकोनो है ये एक्टिव वॉल्केनो है जो अभी हाल में ही इरप्ट हुआ है। ये इंडोनेशिया के नॉर्थ मालाकू में स्थित है। हालमेरा आइलैंड इंडोनेशिया में स्थित है, आपको ये बात याद रखनी है। माउंट डुकोनो अभी हाल में ही ये इरप्ट हुआ है 20 फरवरी 2025 को। कहाँ स्थित है? हालमेरा आइलैंड नॉर्थ मालाकू इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा, बस लोकेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज सेकेंड सिमोलू फेस्टिवल हेल्ड। दूसरा सिमोलू फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मजुली, ऑप्शन बी है लाइखोवा असम, ऑप्शन सी है काजीरंगा, ऑप्शन डी है मानस नेशनल पार्क। तो सही आंसर है ऑप्शन बी लाइखोवा असम में दूसरा सिमोलू फेस्टिवल आयोजित किया गया था। ठीक है, 15 से 16 फरवरी 2025 के बीच दूसरा सिमोलू फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये असम में लखौवा असम में आयोजित किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बॉम्बेक सीबा को सेलिब्रेट करना। बॉम्बेक सीबा जो कि कॉटन का प्लांट है उसको जब वो ब्लूम करता है तो उसी ब्लूमिंग को सेलिब्रेट करना, इको टूरिज्म और कंजर्वेशन को प्रमोट करना। तो याद रखना है सिमोलू क्या है? बॉम्बेक सीबा है जो कि कॉटन ट्री है which blooms and creates striking red landscape। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सिमोलू फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया जाता है? लखौवा असम में आयोजित किया है। और ये दूसरा सिमोआ फेस्टिवल है जिसको आयोजित किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। ये क्या सेलिब्रेट करता है? तो बॉम्बेक सीबा जो कि शिमूल है उसकी ब्लूमिंग को ये सेलिब्रेट किया जाता है इस सिमोलू फेस्टिवल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेंस्ट विच टीम डिड रोहित शर्मा कंप्लीट 11,000 ओडीआई रन्स, वनडे इंटरनेशनल रन्स। तो किस टीम के खिलाफ रोहित शर्मा जी ने कंप्लीट किए हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय 11,000 रन। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये अगर आपने कल मैच देखा होगा तो आपको पता होगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा ने कंप्लीट किए हैं 11,000 एक दिवसीय रन अपने। ठीक है, और रोहित शर्मा जो है ये सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर बने हैं टू रीच 11,000 ओडीआई रन। ठीक है, रोहित शर्मा जो है ये दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं, बैट्समैन बने हैं जिन्होंने 11,000 रन कंप्लीट किए हैं। इससे पहले जो सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं वो है विराट कोहली जी जिन्होंने 222 इनिंग्स में 11,000 रन कंप्लीट किए थे। दूसरे नंबर पे है रोहित शर्मा जिन्होंने 261 इनिंग में 11,000 रन कंप्लीट किए हैं। और ये इंडिया के चौथे प्लेयर हैं जिन्होंने 11,000 रन कंप्लीट किए हैं। इससे पहले विराट कोहली ने 222 इनिंग्स में 11,000 रन कंप्लीट किए थे। सचिन तेंदुलकर ने 276 इनिंग्स ली थी 11,000 कंप्लीट करने के लिए। सौरव गांगुली जी तीसरे खिलाड़ी थे जिन्होंने 288 इनिंग्स में 11,000 रन कंप्लीट किए थे। और रोहित शर्मा जो है ये 10th प्लेयर है टू रीच 11,000 ओडीआई रन। तो ये 10वें प्लेयर बने हैं रोहित शर्मा जी जिन्होंने कंप्लीट किए हैं दुनिया में 11,000 रन। ठीक है, इंडिया में चौथे प्लेयर बने हैं और वर्ल्ड में 10वें प्लेयर बने हैं जिन्होंने 11,000 रन कंप्लीट किए हैं। और दुनिया में सबसे तेज 11,000 रन करने वाले ये दूसरे गेंदबाज हैं विराट कोहली के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मैचेस डिड शमी टेक टू रीच 200 ओडीआई विकेट्स। तो मोहम्मद शमी इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज, इन्होंने अपने 200 विकेट पूरे किए हैं वनडे इंटरनेशनल में। तो आपको बताना है ये 200 विकेट जो इन्होंने पूरे किए हैं ये कितने मैचेस में इन्होंने पूरे किए हैं। 200 अंतर्राष्ट्रीय वनडे इंटरनेशनल विकेट्स, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इन्होंने 200 विकेट कितनी इनिंग्स में कितने मैचेस में कंप्लीट किए हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी है 132, ऑप्शन सी है 102, ऑप्शन डी है 115। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 110 मैचेस में मोहम्मद शमी ने लिए हैं 200 ओडीआई विकेट्स। ठीक है, और ये फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 200 विकेट लिए हैं। 200 ओडीआई विकेट्स लेने वाले ये इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर बने हैं, फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 200 ओडीआई विकेट्स। और ये कारनामा इन्होंने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की मैच में किया है जो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ये हुआ था, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। इसमें इन्होंने 110वां मैच खेलते हुए 200 ओडीआई विकेट्स ले लिए हैं। ठीक है,
इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है अजीत अगरकर जी का, जो कि इंडिया के हाईएस्ट ओडीआई 200 विकेट टेकर थे, जिन्होंने 133 मैच में ये कारनामा हासिल किया था। अब मोहम्मद शमी ने इनका, अजीत अगरकर जी का, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 200 विकेट हासिल किए हैं मात्र 110 मैच में। ठीक है, शमी जो है ये जॉइंट सेकंड फास्टेस्ट हैं जिन्होंने 200 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो ये शमी जो है दुनिया में दूसरे ऐसे गेंदबाज हैं जो कि सबसे तेज 200 विकेट लिए हैं। इससे पहले जो है मिचेल स्टार्क ने लिया था 102 मैचेस में, और ये अपना जो मोहम्मद शमी है ये अपना रिकॉर्ड शेयर करते हैं पाकिस्तान के सैकलिन मुश्ताक के साथ, जिन्होंने 110 मैच में इन्होंने भी 200 विकेट लिए थे। ठीक है, तो शमी जो है ये दुनिया के दूसरे ऐसे गेंदबाज बने हैं, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज, दूसरे तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 200 विकेट पूरे किए हैं अपने 200 वनडे इंटरनेशनल में 200 विकेट्स पूरे किए हैं। और ये 8वें इंडियन बॉलर हो गए हैं जो कि 200 ओडीआई विकेट्स रीच कर गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि शमी जो है ये सेकंड फास्टेस्ट 200 ओडीआई विकेट टेकर है, बिहाइंड ऑस्ट्रेलियाज मिचेल स्टार्क 102 मैच में जिन्होंने 200 विकेट लिया था, और पाकिस्तान के साथ ये रिकॉर्ड शेयर करते हैं पाकिस्तान के सैकलिन मुश्ताक के साथ, जिन्होंने 110 मैच में ही 200 विकेट हासिल किए थे। और इंडिया में इन्होंने अजीत अगरकर जी का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 133 मैच में ही 200 विकेट ले लिए थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बर्ड स्पीशीज वर रिकॉर्डेड इन इंडिया ड्यूरिंग जीजीबीसी। अच्छा, ये तो हमने देख लिया, यहाँ पे आप देख लीजिए। हम लोग ने ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के बारे में चर्चा की थी। 28 ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट हुआ था, जिसमें इंडिया में 1036 स्पीशीज रजिस्टर की गई हैं, और सबसे हाईएस्ट वेस्ट बंगाल में स्पीशीज रजिस्टर की गई है विद सम 543 स्पीशीज। ये तो हम लोग ने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व्ड एनुअली। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है 15 फरवरी, ऑप्शन बी है 16 फरवरी, ऑप्शन सी है 19 फरवरी, और ऑप्शन डी है 20 फरवरी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 20 फरवरी को हर वर्ष वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली। ठीक है, तो याद रखना है आपको, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब ऑब्जर्व किया जाता है, फरवरी 2025। इसका ऑप्शन बी नहीं, डी होगा, आप याद रखिएगा। थोड़ा सा एडिटिंग मिस्टेक हो जाती है, ये डी ऑप्शन है इसका, फरवरी 20। ठीक है, इस बार की थीम है स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इस बार की थीम है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2025 की पहली बार ऑब्जर्व किया गया था फरवरी 2009 में। ठीक है, 2009 में पहली बार वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस को ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज ग्लोबल एलएनजी इंपोर्ट्स कम फ्रॉम कतर। तो कतर से कितना इंडिया इंपोर्ट करती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कितना परसेंट लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट होता है कतर से, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे कहाँ से लिया गया है। अभी हाल में ही कतर के जो शेख हैं वो भारत की विजिट पे थे, 2 दिवसीय यात्रा पे थे, तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी, तो वहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो आपको बताना है एलएनजी इंपोर्ट्स कतर से कितना करता है इंडिया। आपके ऑप्शन है 30%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 50%, और ऑप्शन डी है 60%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 40%। तो 40% जो एलएनजी इंपोर्ट्स होते हैं वो कतर से होते हैं। तो यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो बायलैटरल ट्राइज को एलिवेट किया गया है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे। साथ ही साथ कतर ने क्या किया है, कमिट किया है $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक, मैन्युफैक्चरिंग, फूड सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिक्स एंड हॉस्पिटैलिटी। साथ ही साथ कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का ऑफिस खोला जाएगा। बायलैटरल ट्रेड टारगेट को डबल करने की बात कही गई है 2030 तक। अभी जो ट्रेड है, करंट ट्रेड है जो इंडिया और कतर के बीच, वो $14 बिलियन का है। इसको $28 बिलियन तक करना है बाय 2030। साथ ही साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। यूपीआई एक्सपेंशन हुआ है, क्यूएनबी इंडिया में आ रहा है, ई वीज़ा एक्सटेंशन दिया गया है इंडिया को। कल्चरल एंड स्पोर्ट्स टाइज में ईयर ऑफ कल्चर, फ्रेंडशिप एंड स्पोर्ट्स अग्री किया गया है बिटवीन इंडिया एंड कतर। और एलएनजी ट्रेड की बात करें तो इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है अराउंड 40% ऑफ इट्स एलएनजी फ्रॉम कतर। तो ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल ड्यूरिंग चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कॉन्फ्रेंस 2025। तो डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल किसने लॉन्च किया है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कॉन्फ्रेंस 2025 में।
ऑप्शन ए राजीव चंद्रशेखर जी ने, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन जी ने, ऑप्शन सी अश्वनी वैष्णव जी ने और ऑप्शन डी है जितिन प्रसाद जी ने। सही आंसर है ऑप्शन डी, जितिन प्रसाद जी ने लॉन्च किया है डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मॉड्यूल, और ये लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 2025 को। ठीक है, 18 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। कहाँ पे? चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें जितिन प्रसाद जी ने क्या किया था? लॉन्च किया था डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मॉड्यूल। इससे क्या होता है? इससे जो है स्टैंडर्डाइज किया जाता है और यूनिफाई किया जाता है डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्रॉस ऑल वेबसाइट्स एंड प्लेटफॉर्म। तो ये आप याद रखिएगा, डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मॉड्यूल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, कब लॉन्च किया है और किसने लॉन्च किया है, कहाँ पे लॉन्च किया है, कौन से कॉन्फ्रेंस में ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट टू इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। तो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी कैसे इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन में कंट्रीब्यूट करती है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाय रिड्यूसिंग कोल डिपेंडेंसी एंड इंप्रूविंग ग्रिड रेजिलियंस, ऑप्शन बी है बाय मेकिंग फॉसिल फ्यूल्स मोर एफिशिएंट, ऑप्शन सी बाय इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल पावर ग्रिड्स, ऑप्शन डी बाय लिमिटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ऑप्शन ए सही आंसर है, बाय रिड्यूसिंग कोल डिपेंडेंसी एंड इंप्रूविंग ग्रिड रेजिलियंस क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन में। अभी ये क्यों लिया गया है? क्योंकि अभी हाल में ही टाटा पावर ने Amazon वेब सर्विसेज के साथ पार्टनर किया है टू मॉडर्नाइज इट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत ढेर सारे जो है क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ग्रिड रेजिलियंस को स्ट्रॉन्ग करेगा और साथ ही साथ एम्पावर करेगा कंज्यूमर्स को विद स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट टूल्स। तो ये आपको याद रखना है, टाटा पावर ने साइन अप किया है, पार्टनरशिप किया है Amazon वेब सर्विसेज के साथ।